हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुमार गौरव सर के जो जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच है उसके 5वीं क्लास का रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लास कराई थी, जिसमें हमने पहली क्लास में पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनियों के बारे में, जितने भी विदेशी यूरोपीय आए थे उनके बारे में। और उसके बाद पढ़े थे हमने बंगाल के बारे में और कर्नाटक के बारे में, हैदराबाद के बारे में और सिखों के बारे में। तो ये क्लासें हम ले चुके हैं। आज पढ़ने वाले हम मराठाओं के बारे में। तो मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि मराठाओं से पहले यहाँ पर राज कौन करता था। देखो, तो यहाँ पे थे बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य 2 भागों में हुआ था, गोलकुंडा और बीजापुर। अब जो बीजापुर है, इस पे क्या होगा, मराठा अधिकार करेंगे। तो मैंने इसका चित्र अलग बना के दिखाया है कि बीजापुर पर मराठा अपना अधिकार करेंगे आगे चलकर। तो इस चित्र को अब देखो, यहाँ देखते हैं हम। जो ये साम्राज्य है बीजापुर था, लेकिन इस पे आकर क्या उनका रहेगा अधिकार, मराठा साम्राज्य करेंगे। तो इसमें क्या है, ये कृषि के संभव भूमि नहीं है। यहाँ पर क्या है, कृषि की संभावना बहुत कम है। तो इससे धन कहाँ से आएगा फिर। तो धन आने के लिए देखो, इसने क्या करे थे जो मराठा साम्राज्य थे, तो इसमें सैन्य सेवा बहुत पावरफुल थी। जो सेना थी इसकी वो बहुत पावरफुल थी, इसलिए ये पड़ोसी राज्यों से टैक्स वसूलेंगे। तो राज्य को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी, और धन कहाँ से लेकर आएंगे ये, क्योंकि धन यहाँ पे ना तो खेती होने की है, तो धन कहाँ से लाएंगे, वो टैक्स वसूलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम देखो छत्रपति शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1627 में। लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार ने इनका जो जन्म है वो 19 फरवरी सन 1930 को माना है। तो बत्तीरी किताबों में अब भी यही दिया है 1627, लेकिन आपको जो लगाना है टिक, वो 19 फरवरी 1930 को लगाना है। इनके जन्म स्थान तो शिवनेर दुर्ग पुणे में। पिता इनके साजी भोंसले थे, और जो साजी भोंसले थे इनके पास पूना की जागीर थी। माता का नाम जीजाबाई था। संरक्षक कौन थे, तो दादा कौंडदेव थे। आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर था दिल्ली, यहाँ पर शिवाजी बैठे हुए हैं, और यहाँ है ये बीजापुर। तो इन तीनों में आपसी त्रिकोण संघर्ष होगा, त्रिकोणीय संघर्ष। ये इससे, ये इससे, मतलब आपस में क्या करेंगे, युद्ध करने वाले हैं। तो त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है इन तीनों में। बात करें अब कि शिवाजी के प्रारंभिक अभियान, तो इनके जो प्रारंभिक अभियान है, इनके 1670 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1670 का सिंहगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला जीत लिया था। किससे जीता था, तो बीजापुर से, जिस पर तानाजी मूवी बनी हुई है। तो वो सन 1670 के सिंहगढ़ के किले के लिए बनी हुई है। पुरंदर का किला जीत लिया था। सन 1656 में जावाली का किला जीत लिया। जो शिवाजी का पहला अभियान था वो कब था, तो ये था 1644 में बीजापुर के तोरण किले पर। तो बीजापुर के तोरण किले पर इनका पहला अभियान था, तो ये याद रखना है क्योंकि ये पहला अभियान था तोरण किले पर। और जो 1648 में हुआ था, ये होता पुरंदर के किले पर अभियान। तो ये दो तो याद रखने हैं आपको, शिवाजी का पहला अभियान 1644 में तोरण के किले पर, और 1648 का पुरंदर के किले पर हुआ था। नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पर दिल्ली दर्शा हुआ है, जहाँ पर कौन बैठा है, औरंगजेब बैठा हुआ है। यहाँ पर बैठे थे शिवाजी, और यहाँ पर है जो बीजापुर रियासत है, वहाँ पर बैठा आदिल शाह। तो औरंगजेब क्या करेगा, शिवाजी को मरवाने के लिए शाइस्ता खां को भेजता है। जो छत्रपति शिवाजी थे उन्हें मरवाने के लिए शाइस्ता खां को भेजता है औरंगजेब, लेकिन ये असफल रहता है मारने में। तो औरंगजेब शाइस्ता खां को भेजता है किसे मारने के लिए, शिवाजी को मारने के लिए। उसके बाद 1959 में बीजापुर के सुल्तान कौन था, आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा, तथा शिवाजी अफजल खां की मृत्यु कर देते हैं। जबकि मारने कौन भेजा था, अफजल खां, लेकिन खुद ही मर जाता है वो। आगे दिया देखो पुरंदर की संधि, तो ये होती है सन 1665 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुरंदर की संधि। किस किस के बीच होती है, ये होती है मुगल और मराठाओं के बीच। मुगलों की तरफ से कौन था, तो ये मुगलों की तरफ से थे आमेर के शासक जय सिंह। आमेर के शासक जय सिंह थे, जबकि मराठाओं की तरफ से छत्रपति शिवाजी थे।
जो आमेर शासक जयसिंह थे, ये किस वंश से संबंध रखते थे? कछवाहा वंश से। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कछवाहा वंश से संबंध रखते थे। बात करें इस संधि के मुख्य बिंदु क्या थे? तो इसके मुख्य बिंदु थे कि मराठा 35 में से 23 किले मुगलों को देंगे। तो जो 35 किले जीत रखे थे उन्होंने, उनमें से 23 किले किसे देने पड़ेंगे? मुगलों को देने पड़ेंगे। दूसरा था कि संभाजी को मुगलों ने 5000 का मनसब दिया, जबकि ये दे तो रहे थे किसे? शिवाजी को, लेकिन शिवाजी ने इनसे मना कर दिया था कि मैं तो खुद महाराज हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो तब इन संभाजी को दिया था 5000 का मनसब। संभाजी कौन थे? ये शिवाजी के पुत्र थे। बीजापुर के खिलाफ मुगलों का नेतृत्व शिवाजी करेंगे, ये शर्त रखी थी। शिवाजी ने रखी थी कि हाँ, बीजापुर के खिलाफ जो नेतृत्व होगा मुगलों की तरफ से वो मैं करूँगा। आगे दिया देखो कि संधि के बाद ये औरंगजेब के दरबार में आगरा जाते हैं, जहाँ इन्हें इज्जत नहीं दी जाती। तो ये वहीं विद्रोह कर देते हैं, तलवार निकालते हैं और विद्रोह कर देते हैं। तो औरंगजेब इन्हें जयपुर के महल में नज़रबंद करवा देता है। और ये कब की घटना है? 1666 की। तो 1666 में इन्हें जयपुर के महल में नज़रबंद कर दिया जाता है, जहाँ से 3 से 4 महीने के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये डेट इंपॉर्टेंट है, 5 जून 1774, क्योंकि इस दिन महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो 5 जून 1774 को राज्याभिषेक होता है। कहाँ होता है? तो रायगढ़ के किले में होता है। रायगढ़ इनकी राजधानी है। तो रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक होता है। कौन करता है? तो पंडित गंगा भट्ट, जो कि काशी के पंडित थे। और उसमें इन्होंने एक वचन दिया था कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा, हिंदुओं की रक्षा करूंगा। तभी से राजा के स्थान पर इन्हें बोला गया छत्रपति। राजा के स्थान पर क्या बोला गया? छत्रपति। और जो राजा की संज्ञा दी थी वो किसने दी थी इन्हें? तो वो दी थी औरंगजेब ने। राजा की जो उपाधि दी थी वो औरंगजेब ने दी थी। 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं ये, जिसमें क्या करा था इन्होंने? राज्याभिषेक किया था। अब देखो राज्य की आर्थिक संचालन कैसे होगा, मतलब कि धन कहाँ से आएगा। तो राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। तो ये धन जो आता था वो टैक्स से आता था। तो टैक्स, दो प्रकार के टैक्स लगाते थे, एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। चौथ 1/4 होता था और जो सरदेशमुखी था वो 1/10, 1/10वां भाग। अब जो टैक्स थे सरदेशमुख और चौथ, तो ये शिवाजी के अधिकार क्षेत्रों से नहीं लिए जाते थे, नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन क्षेत्रों से लिए जाते थे जहां मुगलों का या दक्कन के अन्य राजाओं का अधिकार था। तो जहां मुगलों का अधिकार था या दक्कन के अन्य राजाओं का अधिकार था, वहां से टैक्स वसूला जाता था। क्यों वसूला जाता था? क्योंकि उनसे कहा जाता था कि मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण न करने के लिए वसूलेंगे, कि जिससे कि हम वहाँ पर ये कहते थे कि हम अगर तुम पर आक्रमण नहीं करें तो हमें टैक्स दो आप, वरना तो हम आक्रमण करेंगे। इसके नकारात्मक बिंदु क्या होते हैं देखो, कि चौथ और सरदेशमुख ने मराठाओं को पड़ोसी राज्यों का शत्रु बना दिया। शत्रु क्यों बना दिया? क्योंकि इस वो जब टैक्स वसूलेंगे तो वो शत्रु हो जाएंगे उनके, कि हाँ भाई ये तो टैक्स वसूल रहे हैं हमसे। तो ये पानीपत के जो तीसरे युद्ध में हारने का प्रमुख कारण बनता है। कौन? जो चौथ और सरदेशमुख टैक्स था, क्योंकि इससे क्या होंगे, जो पड़ोसी राज्य थे वो इनके शत्रु बन जाएंगे। लेकिन ये टैक्स भी वसूलना जरूरी था, वरना तो फिर राज्य कैसे चलेगा, कहाँ से धन आएगा? तो टैक्स वसूलना जरूरी था। अब आगे दिए हैं देखो छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान कौन कौन थे? पहले आते हैं देखो पेशवा। जो पेशवा का पद था वो प्रधानमंत्री के रूप में होता था। और ये क्या क्या कार्य करता था? तो प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देख रेख करते थे जो पेशवा थे। दूसरा आता है सरे नौबत। ये सेनापति था, सेना का अधिकारी, मतलब सैन्य प्रधान था। अमात्य, ये राजस्व और वित्त मंत्री था, राजस्व या वित्त मंत्री। उसके बाद चिटनीस, ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। न्यायाधीश, ये न्याय विभाग का प्रधान था। सुमंत, ये विदेश मंत्री। और जो पंडित राव थे ये धार्मिक कार्यों के लिए थे। वाक्यानवीस, ये दरबारी कामकाज देखता था। अब एक नोट दिया देखो कि अष्ट दिग्गज, ये तो हो जाते अष्ट प्रधान। तो अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे? छत्रपति शिवाजी के।
जबकि अष्टदिग्गज ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में, जबकि अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी के दरबार में थे। नेक्स्ट देखो अब, शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी देखो, मैंने इन्हें इस एक चार्ट के रूप में दर्शाया देखो। आपको भी इसी तरीके से बनाना है जिससे कि याद रहे। ये आ जाते हैं इधर छत्रपति काल और ये है इधर पेशवा काल। तो हम अभी पेशवा नहीं पढ़ने वाले, केवल छत्रपति के बारे में देखते हैं। तो ये हमने बीच में बनाए शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की एक पत्नी थी साईबाई निम्बालकर और दूसरी थी सोयराबाई। तो इनकी पत्नी जो साईबाई निम्बालकर थी, इनके पुत्र थे संभाजी। उनके बाद आते हैं साहू जी, और साहू जी के पुत्र थे, मतलब संभाजी के पुत्र थे साहू जी, और साहू जी के बाद आते हैं पेशवाओं के पद। मतलब पेशवा चलते रहते हैं, तो इनकी पावर ज़्यादा हो जाती है फिर पेशवाओं की। और इधर सोयराबाई, उनके पुत्र थे राजा राम और इनकी पत्नी थी ताराबाई, राजा राम की पत्नी। क्योंकि ये राज करने वाली हैं अभी ताराबाई। शिवाजी बहुत अवयस्क थे, इसलिए ताराबाई राज करेंगे आगे चलकर, इसलिए मैंने दर्शाई है। तो सोयराबाई के पुत्र थे राजा राम। नेक्स्ट देखिए अब, नेक्स्ट ये देखो, अब ये चार्ट बनाया मैंने पेशवाओं का। पहले बनाया था जो छत्रपति थे उनका, अब ये चार्ट है पेशवाओं का। तो पेशवाओं का पद 1713 में बालाजी विश्वनाथ बनते हैं पेशवा। उनके बाद उनके पुत्र होते हैं बाजीराव प्रथम और दूसरे पुत्र होते हैं चिंपाजी अप्पा। तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा होते हैं, इनके पुत्र होते हैं बाजीराव फर्स्ट और चिंपाजी अप्पा। बाजीराव फर्स्ट की दो, मतलब एक पत्नी होती है काशीबाई और दूसरी जो प्रेमिका थी इनकी नृत्यांगना मस्तानी। ये मस्तानी से प्रेम करते थे। तो इनकी जो काशीबाई पत्नी थी, उनके दो पुत्र होते हैं बालाजी बाजीराव और दूसरे होते हैं रघुनाथ राव। उनके भी पुत्र होते हैं बालाजी बाजीराव के पुत्र कौन होते हैं माधव राव, विश्वास राव और नारायण राव। मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये तीनों अभी आगे आने वाले हैं। मस्तानी के पुत्र कौन होते हैं शमशेर बहादुर, और जो चिंपाजी अप्पा थे इनके पुत्र कौन थे सदाशिव राव। जो मैंने ये कलर से दर्शाए हैं, सदाशिव राव, शमशेर बहादुर और विश्वास राव, ये तीनों पानीपत के युद्ध में भाग लेने वाले हैं। जो सदाशिव राव हैं ये सेनापति बनने वाले हैं, और एक विश्वास राव और शमशेर बहादुर ये तीनों युद्ध में आने वाले हैं। और किसके खिलाफ लड़ने वाले हैं अहमद शाह अब्दाली के। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में ये भाग लेने वाले हैं तीनों। नेक्स्ट देखो अब, तो सबसे पहले आते हैं शिवाजी महाराज कब से कब तक रहते हैं, ये 1674 से 1680 तक राज करते हैं। उनके बाद इनके पुत्र आते हैं संभाजी, 1680 से 1689 तक राज करते हैं। औरंगजेब ने मखर्रब खां को संभाजी को मारने के लिए भेजा और वो इनकी हत्या कर देता है संभाजी की, कितने में सन 1689 में। उसके बाद क्या होता है, जो इनके पुत्र थे साहू जी, संभाजी के पुत्र थे साहू जी, वो उन्हें दिल्ली ले जाता है। तो संभाजी की राजधानी रायगढ़ थी। जो संभाजी थे इनकी राजधानी क्या थी रायगढ़ थी। अब देखो, साहू को ले गया वो अपने साथ, तो अब कोई नहीं बचा। तो अब जो दूसरी पत्नी के पुत्र थे इनके राजा राम, शिवाजी की दूसरी पत्नी से पुत्र कौन थे राजा राम, तब वो राज करने वाले हैं। तो ये करने वाले हैं 1689 से 1700 तक। लेकिन ये पावर इनके हाथ में थी, किंतु ये गद्दी पर नहीं बैठने वाले शासक थे, ये गद्दी पर नहीं बैठे थे। आगे आते हैं, आगे आते हैं देखो, शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड कौन थे, ये राजा राम के पुत्र थे। तो राजा राम की मृत्यु हो जाती है 1700 में, और 1700 से 1707 तक कौन रहते हैं, जो शिवाजी सेकंड है उनकी माता रहती है संरक्षक के रूप में ताराबाई। तो मैंने बताया था आपको कि जो राजा राम है उनकी पत्नी के बारे में बताया था कि इन्हें भी याद रखना है, क्योंकि ये राज करने वाली है ताराबाई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तथा नया सम्राट बहादुर शाह फर्स्ट बनता है, और वह साहू को रिहा कर देता है। तो अब जब साहू रिहा हो जाते हैं, तो वो आएंगे अब अपने साम्राज्य में कि हाँ मैं राज करूँगा जाकर। तो वहाँ पर कौन बैठी हैं ताराबाई। तो ताराबाई और साहू में क्या होगा, युद्ध होगा। तो ये युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध। कब होता है 1707 में होता है। किस किस के बीच, साहू और ताराबाई के बीच। तो जो साहू थे वो इसमें जीत जाते हैं, ताराबाई की इसमें हार होती है। नेक्स्ट आते हैं देखो छत्रपति साहू जी।
तो जो छत्रपति साहू जी हैं, 1707 से 1748 तक राज करते हैं। तो इनके बाद क्या होगा, मतलब इनके साथ-साथ क्या चल रहा, पेशवा का पद चल रहा है। तो पेशवा अधिक शक्तिशाली हो जाएँगे। तो अब हम पेशवाओं के बारे में जान लेते हैं, पेशवा काल के बारे में। तो जो बालाजी विश्वनाथ हैं, वो पेशवा बनते हैं 1713 में। बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ बनते हैं 1713 से 1720 तक रहते हैं। और इन्हीं के काल में, मतलब इन्होंने 1719 में दिल्ली समझौता किया था। जो मुगल सम्राट थे उससे समझौता किया था, और उसे ही कहा गया था मराठाओं का मैग्ना कार्टा। मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा गया था इस समझौते को। इस मैग्ना कार्टा के मुख्य बिंदु क्या थे? तो ये थे, मुगलों को 10 लाख रुपए सालाना तथा 10,000 घुड़सवार मराठा देंगे। तो ये शर्त रखी गई थी। दूसरी क्या थी? कि मुगल दक्षिण भारत में चौथ एवं सरदेशमुखी, जो 1/4 था और ये 1/10 था, वसूलने का अधिकार मराठाओं को देंगे। तो ये क्या करते हैं, मराठा अपने पास में ले लेते हैं इस अधिकार को, कि हाँ, चौथ और सरदेशमुखी हम वसूलेंगे दक्षिण के क्षेत्रों से। उसके बाद, इनके बाद पेशवा पद वंशानुगत हो जाता है। जो पेशवा पद था वो वंशानुगत हो जाता है। अब क्या होता है, इनके पुत्र आते हैं, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम। तो ये 1720 से 1740 तक रहते हैं। और शिवाजी के बाद सेकंड सबसे शक्तिशाली शासक थे ये। पहले नंबर पर कौन आते हैं शक्तिशाली में? शिवाजी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आते हैं वो आते हैं बाजीराव प्रथम। मराठा राज्य को उसके बाद मराठा साम्राज्य कहा जाने लगा इनके टाइम पर। और इसे अटक से कटक तक कहा जाता है, कि हाँ, अटक से कटक तक मराठाओं का साम्राज्य था। गुरिल्ला युद्ध, इसे ही कहते हैं छापामार युद्ध, का सेकंड सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बाजीराव प्रथम। जबकि फर्स्ट पर कौन थे? शिवाजी। बुंदेलखंड में जाता है ये, और वहाँ इसे मस्तानी नृत्यांगना मिलती है। तो बाजीराव के बारे में हो जाता है। अब इनके पुत्र आते हैं बालाजी बाजीराव। बाजीराव प्रथम के पुत्र होते हैं बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक रहते हैं, और यह सर्वाधिक मराठा विस्तार करते हैं। सर्वाधिक मराठा विस्तार इन्हीं के टाइम पर होता है। पड़ोसी इनके दुश्मन बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये टैक्स वसूलते थे पड़ोस वाले राज्यों से। तो ये कौन-कौन आते हैं देखो, जो दुश्मन थे। इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, पूना के पेशवा, बड़ौदरा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले। तो ये इनके दुश्मन बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। किस-किस के बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठाओं की तरफ से किसने भाग लिया था? मैंने आपको पीछे ही बताया था, 3 आदमी थे वो। सदाशिवराव, जो इनका सेनापति था, विश्वासराव और शमशेर बहादुर। और इन तीनों की इसमें मौत हो जाती है। और अहमद शाह अब्दाली जो है वो इसे जीत जाता है। और इस दुःख को सहन नहीं कर सकते बालाजी बाजीराव, इसलिए उनकी भी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है 1761 में। नेक्स्ट देखो, जब उनकी मौत हो जाती है तो उनके बाद कौन बनते हैं? माधवराव। माधवराव एक योग्य शासक थे, लेकिन इनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो बीमारी के कारण मृत्यु होने के बाद इनके पुत्र बनते हैं, ओ पुत्र नहीं, माधवराव और ये नारायण राव दोनों भाई-भाई थे, तो अब कौन बनते हैं? नारायण राव बनते हैं। तो नारायण राव की हत्या कर देता है रघुनाथ राव, जो इनका चाचा था। तो रघुनाथ राव अंग्रेजों से मिल जाता है और इसकी हत्या करवा देता है नारायण राव की। उसके बाद सबसे अंतिम पेशवा बनता है बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा होता है, और यह रघुनाथ राव का पुत्र था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सम्राट था ये। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा था। अब इसके बाद क्या होंगे? बाजीराव और मतलब बाजीराव और जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बीच 3 युद्ध होने वाले हैं, वो देखने वाले हैं अपने। तो 3 युद्धों में देखो, फर्स्ट युद्ध होता है 1775 से और 82 तक। इसके बाद संधि होती है सालाबाई की संधि। तो ये याद रखनी है कि संधि कौन सी हुई थी फर्स्ट युद्ध के बाद? सालाबाई की संधि हुई थी। दूसरा युद्ध होता है 1803 से 1806 तक। लेकिन इससे पहले एक संधि होती है 1802 में। 1802 में एक संधि होती है बेसिन की संधि, जिसमें बाजीराव सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच होती है संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी पूना में सेना तैनात करा देती है अपनी, कि हाँ, तुम्हारी सेना कमजोर है। तो ये क्या अपमानजनक संधि थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर सेना जो थी वो मराठाओं के ही पास थी। ल जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो कमज़ोर बता दी। तो ये अपमानजनक संधि होती है।
अब क्या होता है, जो तीसरा युद्ध होता है 1803 से 1806 तक, इसमें अलग-अलग संधियाँ होती हैं। सिंधियाओं से सूजी अर्जन की संधि, होलकर से राजपुर घाट की संधि, भोंसलों से देवगाम की संधि। तो ये ट्रिक्स याद रखनी कि भैंस गाँव में रहती है, तो भैंस है भोंसले और गाँव से देवगाँव। तीसरा युद्ध होता है 1818 से और 1819 तक। इसमें भी अलग-अलग संधियाँ होती हैं। तो ये मैंने यहाँ दिखाया गया देखो। तो तीसरा युद्ध होता है 1818 से और 19 तक। इसके बाद संधि होती है अलग-अलग। सिंधिया से होती है ग्वालियर की संधि, होलकर से होती है मंदसौर की संधि और पेशवाओं से होती है पूना की संधि। और ये जो पेशवा थे पूना की संधि करने के बाद, इस संधि के बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया ने बाजीराव सेकंड को बिठूर भेज दिया। बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में। तो कानपुर भेज दिया कि अब जाओ वहाँ रहो तुम जाकर। यहाँ से सारा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं, किसके पुत्र? बाजीराव सेकंड के पुत्र आते हैं नाना साहब, जिसे धौंधू पंथ कहते हैं। और उन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से भाग लिया था। तो 1857 क्रांति उसमें भाग लिया था कानपुर से। तो बस इनके बारे में यही याद रखना है कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें भाग लिया था कानपुर से इन्होंने। तो ये हो जाती है हमारी आज की क्लास। और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।